अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। लुइस डी पार्लो और उसके साथियों ने तमाम इंतज़ामात कर लिए। ये तमाम इंतज़ामात बड़ी मेहनत से किए गए। दरख्तों के पत्तों और छालों की मदद से उन्होंने बर्तन बनाए जिनमें जंगली फल महफूज कर लिए गए। बहुत से जानवर शिकार किए गए और उनका गोश्त खुश्क कर लिया गया। इन तमाम चीज़ों के बंडल बनाए गए और छाल की रस्सी बनाकर उनसे बांध दिए गए। पानी के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत की गई और दरख्तों के मोटे मोटे तनों को खौल बनाकर उनमें पानी भरा गया। हालांकि राजदेव ने लुइस से कहा था कि पानी के सिलसिले में इस कदर जहमत बेकार है। ज़ाहिर है हम लोग दरिया के किनारे सफ़र करेंगे और पानी हमें उसी जगह मिलता रहेगा। मैं जानता हूँ राजदेव, मगर जिन हालात का शिकार हो चुका हूँ उन्होंने मुझे दहशत का शिकार कर दिया है। हमें भूख के आलम में जो वक़्त गुजारना पड़ा तुम उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। कुछ वक़्त तो हमने इस तरह गुजारा था कि मैंने अपनी और अपने साथियों की मौत का यकीन कर लिया। हम भूख प्यास के आलम में मर रहे थे। मिस्टर राज, मैं अपनी गलती को कभी माफ़ ना कर सकूँगा जो मैंने की। मुझे अपनी दुनिया में सब कुछ हासिल था मगर मेरी दीवानगी ने ये दिन दिखाया है। ताहम राजदेव के समझाने बुझाने से पानी के ये वज़नी बर्तन कम कर दिए गए। तैयारियां मुकम्मल हो चुकी और अब पार्लो वापसी के सफ़र के लिए तैयार था और उस पर अजीब सी कैफियत तारी थी। यहाँ तक कि सुबह वो लोग वहाँ से चल पड़े। खुराक के बंडल सब ने अपने शानों से बांध लिए थे और उस वज़न की वजह से उनकी रफ्तार बहुत सुस्त थी, लेकिन किसी ने भी इस बोझ से तअर्ज़ ना किया। राजदेव और गजाल ने अपने हिस्से का वज़न उठाया। दरिया के इस इंतहाई वसीओ अरीज पाट के किनारे किनारे सफ़र का आगाज़ हुआ और कई दिन के बाद राजदेव और गजाल ने उससे आगे की जगह देखी। यहाँ तो पानी का बहाव ना होने के बराबर था। वो इन वसतों में फैल गया था। बड़ी बड़ी चट्टानों ने उसका रास्ता रोककर उसकी कुव्वत को मफलूज कर दिया था, लेकिन जूं जूं ये आगे बढ़ते रहे उन्हें पानी के बहाव का सही अंदाज़ा होने लगा। राजदेव और गजाल ख़ास तौर से दरिया की इस रवानी से मुतासर थे और कुदरत के इस मोर्जे का नज़ारा कर रहे थे जिसने उन्हें ज़िंदा रखा, वरना इस शदीद तरीन बहाव में दो नाज़ुक इंसानी जिस्मों का ज़िंदा बच जाना एक नामुमकिन अमल था। और हैरत की बात यह थी कि उन्हें कोई शदीद ज़ख्म भी नहीं आया, वरना जगह जगह चट्टानें उभरी हुई थी और पानी का बहाव उन्हें किसी भी जगह से चट्टान पर पटक कर उनके जिस्मों को पाश पाश कर सकता था। देर तक राजदेव और गजाल साथ साथ सफ़र करते रहे। फिर लुइस ने राजदेव को आवाज़ ली और राजदेव आगे बढ़कर लुइस के साथ साथ चलने लगा। जो ही राजदेव आगे बढ़ा, सफ़ीना अपनी जगह छोड़कर गजाल के नज़दीक पहुंच गई। उसके शानों पर भी वज़न लदा हुआ था, लेकिन दूसरे लोगों से काफ़ी कम। उसने थके थके अंदाज में कहा, मैं इस वज़न को लेकर ज़्यादा दूर ना चल सकूंगी, लाओ ये बैग खोलकर मुझे दे दो। गजाल ने कहा और सफ़ीना उसे देखकर मुस्कुराने लगी। ये बोझ तो मैं अभी तुम पर नहीं लादना चाहती, लेकिन मेरी ज़िंदगी का बोझ तुम्हें ज़रूर संभालना पड़ेगा। गजाल ने कोई जवाब न दिया। वो गर्दन घुमाकर हडसन की तरफ देखने लगा, जिसकी आंखों में उसे नफरत की आग सुलगती हुई महसूस हुई। उसने चंद लम्हात के बाद मुस्कुराते हुए कहा, मुझे यकीन है कि उसकी नौबत नहीं आएगी मिस सफ़ीना। क्या मतलब? सफ़ीना की मुस्कुराहट काफूर हो गई। हेडसन की आंखों में सुलगती हुई आग ये बताती है कि वो शायद इन जंगलों में ही हमारा तमाम हिसाब किताब मुकम्मल कर देगा। गजाल ने कहा और सफ़ीना के होंठ सिकुड़ गए। वो चंद लम्हात खामोश रही, फिर उसने मसरूर लहजे में कहा,
मैंने मसलतन उसे अभी तक जिंदा रहने दिया गज़ाल, वरना वो जिंदगी के बोझ से आज़ाद हो चुका होता। ताहम तुम फिक्र मत करो, उसकी जिंदगी बहुत मुख्तसर रह गई है। अरे तुम तो संजीदा हो गई, मैंने तो ये बात बेतौरे मजाक कही। नहीं सफीना, बिल्कुल नहीं, तुम्हारे हाथ हडसन को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं चूहा हूं? अगर उसने कोई हरकत करने की कोशिश की तो मैं खुद उसे सबक नहीं दे सकता हूं? वो तुम्हारा दुश्मन है, उसे मैं संभाल लूंगा, तुम इत्मीनान रखो। पूरे दिन का सफ़र ख़त्म हो गया और जिस जगह रात हुई वहाँ दरिया का बहाव तूफ़ानी था। तेज़ आवाज़ें उबर रही थी और फिज़ा में एक गड़गड़ाहट थी। यहाँ रुककर लोइस ने कहा, हमें दरिया से काफ़ी दूर हटना होगा, वरना पानी का शोर किसी को ना सोने देगा। रात अगर पुरसकून गुजर जाए तो दूसरी सुबह सफ़र की रफ्तार बेहतर रहेगी। इसमें हर्ज ही क्या है, सुबह को दरिया का किनारा फिर से हासिल किया जा सकता है। जिस जगह रात हुई थी वहां रोईगी बहुत कम थी। वो दरिया से इतनी दूर निकल आए कि पानी का शोर बहुत मदहम हो गया और फिर एक बड़े से टेले की आड़ में डेरे डाल दिए गए। काफ़ी वजन होने के बावजूद बड़ी पाबंदी से सफ़र किया गया और रफ्तार तेज़ रखी गई, लेकिन चौंका वो खूब आराम कर चुके थे, इसलिए इस सफ़र ने किसी को नढाल नहीं किया। बड़ी एहतियात से खुराक की तकसीम की गई और फिर वो लोग अपनी अपनी पसंद की जगह मुंतखिब करके आराम करने लेट गए। मौसम खुशगवार और खनक था और आसमान पर चांद खिला हुआ था। तेज चांदनी ने माहौल रोशन कर दिया। खुशगवार हवाओं ने असर दिखाया और बहुत से लोग सो गए। गजाल की आंखों में भी नींद आने लगी, लेकिन वो पूरी तरह नींद की आगोश में ना पहुंचा था कि किसी की आहट से उसकी आंख खुल गई। इत्तेफाक से ये निगाहों का जो जाविया था, सफीना उस जगह थी। चांदनी में गजाल ने उसे बखूबी देखा और फिर वो एक टेले की आड़ में रूपोश हो गई। गजाल उछल कर बैठ गया। उसके जहन में एक ख्याल आया। दूसरे लम्हे उसने अपनी जगह छोड़ दी और फुर्ती से उस तरफ लपका जिधर सफीना गुम हुई। यहाँ पहुंचा तो उसने सफीना को आगे बढ़ते हुए देखा। उससे काफ़ी फासले पर गजाल को एक और इंसानी वजूद नजर आया और तेज चांदनी में गजाल ने उसे पहचान लिया। वो हेडसन ही था। ये दोनों दीवाने जरूर कोई गुल खिलाएंगे, गजाल ने सोचा और फिर वो तेजी से आगे बढ़ने लगा। सफीना भी तेज रफ्तारी से हेडसन का तआकुब कर रही थी। जरूर उसके इरादे खतरनाक थे। गजाल की रफ्तार तेज हो गई। सफीना ने दौड़ना शुरू कर दिया और उसके दौड़ने की वजह से गजाल की समझ में आ गई। हेडसन निगाहों से रूपोश हो गया था। मजबूरन गजाल को भी दौड़ना पड़ा। आगे किसी कदर ढलान थी और इन ढलानों में बड़ी बड़ी चट्टानें नजर आ रही थी। यहाँ पहुंचकर गजाल रुक गया। हेडसन उन चट्टानों की आड़ में कहीं गुम हो गया। उसने सफीना को देखा जो एक जगह रुककर चारों तरफ नजरें दौड़ा रही थी। फिर वो एक ऊंची चट्टान पर खड़ी हो गई। गालबन हेडसन उस ताकब से वाकिफ हो गया। उसने खुद को सफीना की निगाहों से रूपोश कर लिया था। काफी देर इसी तरह गुजर गई। सफीना चट्टान से उतरकर इधर उधर भटकने लगी। इस तरह मजीद कुछ वक्त गुजर गया। गजाल ने खुद को सफीना की नज़रों से पोशीदा रखने के लिए एक ऊंची चट्टान की आड़ ली और यहाँ से उसकी कार्रवाई देख रहा था। फिर सफीना उस तलाश से मायूस हो गई और गजाल ने उसे वापस पलटते हुए देखा। वो फैसला ना कर पाया कि उसे क्या करना चाहिए। सफीना को समझाता भी तो किस तरह, दोनों पर ही जनून थारी था। सफीना बहुत दूर निकल गई। गजाल ने खुद भी वापसी का फैसला किया, लेकिन अभी वो एक कदम ही आगे बढ़ा था कि अचानक एक आहट हुई और उसके साथ ही चांदनी ने एक इंसानी साया पेश किया जिसने चट्टान की बुलंदी से गजाल पर छलांग लगाई थी। और फिर माहौल की तीसरी तरफ सिकंदर साकत खड़ा रह गया। हरिंडा अहाते से बाहर निकल गया था। फिर कुछ फायरों की आवाज़ें उभरी और उसके बाद खामोशी छा गई। ये हमला कुछ समझ में नहीं आया। कौन लोग हो सकते हैं? क्या कर्नल फेरोज मगर और कौन? हो सकता है वो दीवाना लोइस हो। उसे कहीं से हथियार मिल गए हों और उसने जनून के आलम में इस बस्ती पर हमला कर डाला हो। मगर ये एक बदतरीन सान्या होगा। इन लोगों की तादाद ही कितनी है और मुकाबले पर यह पूरी बस्ती जो उन्हें भून कर रख देगी।
खौफ ये था कि उसके बाद उन लोगों के साथ भी रियायत नहीं की जाएगी जो कैदी हैं। सरदार एरश उन्हें एक ही समझता है, जो लोग उसके हाथ लग गए वो उन्हीं से अपने साथियों के नुकसान का बदला लेना चाहता था। ये अंदाज़ा लगाए बगैर कि ये लोग शरदानियों पर गोलियां चलाने के मुजरिम थे भी या कि नहीं। बाहर भाग दौड़ मुसलसल जारी थी, लेकिन अब गोलियां नहीं चल रही थी। सिकंदर अपनी जगह खड़ा इंतज़ार करता रहा, फिर वो उस अहाते से बाहर निकल आया। शरदानी अपनी ज़बान में चैम गोइयां कर रहे थे। सिकंदर कैदियों के अहाते की तरफ चल पड़ा। यहाँ उसे सूरत हाल और ख़राब नज़र आई। बहुत से शरदानी गारसा और उसके साथियों पर बंदूकें ताने खड़े थे और उन लोगों की हालत ख़राब थी। शरदानियों ने सिकंदर को भी पहचान लिया और फिर उसे धक्का देकर दूसरे कैदियों के दरमियान बयान पहुंचा दिया। प्रोफेसर गौरी राव के करीब खिसक आया। क्या हुआ प्रोफेसर? सिकंदर ने सवाल किया। गारसा का एक साथी अहाता कूद कर फरार हो गया है। शरदानी उसके पीछे गए हैं। ये उसी का हंगामा है। हाँ, उसे फरार होते हुए देख लिया गया। उन लोगों ने उस पर गोलियां भी चलाईं। पता नहीं बेचारा जिंदा बच गया या काम आ गया, प्रोफेसर ने अफसोस के साथ कहा। सिकंदर खामोश हो गया। सूरत हाल बेहद मखदूश हो गई। वो जानता था कि गारसा और उसके साथी बहुत खौफजदा हो गए हैं। फितरी बात थी, शरदानी उन्हें उनके अंजाम से आगाह कर चुके थे। बज़ाहिर कोई उम्मीद नहीं थी। सिकंदर अहाते में एक उम्मीद के साथ रुक गया। नौजवान शरदानी उसे कुछ मतलून नजर आया और सिकंदर किसी तरह उसे फांसने के चक्कर में था, लेकिन इस हंगामे ने उसे कामयाब ना होने दिया। गारसा बुज़दिल इंसान था। उसकी हालत बहुत अबतर थी। सिकंदर को देखने के बावजूद उसके पास नहीं आ सका। सिकंदर खुद ही उसके पास पहुंच गया। सरातू भी गारसा के पास मौजूद था। सॉरी मेरे दोस्त, सॉरी मिस्टर सिकंदर, मेरे आसाब बेकार हो गए हैं, मैं उठ नहीं सकता। तुम्हें इस कदर खौफजदा नहीं होना चाहिए था गारसा। आहो, अब जिंदगी की क्या उम्मीद रह गई है? अब तो वो हमें बहुत जल्द हलाक कर देंगे। कौन फरार हुआ है? सिकंदर ने पूछा। माइकल, उस पर दीवानगी तारी हो गई थी। भला भेड़ियों के इस गौर से वो कैसे निकल सकता है? अब तक वो उसे चीड़ फाड़ चुके होंगे। बेवकूफ़ माइकल, मगर यहाँ सब जिंदगी से मायूस हैं। कुछ करो राव, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। सिकंदर ने कोई जवाब ना दिया। इन हालात में कोई अहमकाना बात कर भी नहीं सकता था। क्या कहता, हालात वाकई नामुवाफिक थे। फिर अहाते में तूफान आ गया। शरदानी सरदार एरश दौड़ता हुआ अंदर दाखिल हुआ और उन लोगों को देखकर जोर जोर से चीखने लगा। बहुत से शरदानियों ने उन सब को जकड़ लिया। फिर उनके हाथ पांव रस्सियों से बांधे जाने लगे। उनकी ये मुख्तसर आज़ादी भी ख़त्म हो गई। सरदार एरश ने भी भरतचंद्र और गारसा के कुछ साथियों की लातें भी मारी। सिकंदर को भी बांध दिया गया। अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। सरातू ने राव को मुखातब किया और सिकंदर चौंक कर उसे देखने लगा। सरातू ने उसके बाद कुछ नहीं कहा था। क्या बात है सरातू? राव ने कुछ देर इंतजार करने के बाद पूछा। नो सर, कुछ नहीं। सरातू ने गर्दन झुका ली। सिकंदर उसे देखता रहा। बेचारा सरातू मुफ्त में मारा जा रहा था। उसे तो खजाने से दिलचस्पी नहीं थी, बस वो उन लोगों की मरवत में यहाँ आ फंसा। वक्त गुजरता रहा। ये पता नहीं चल सका कि माइकल का अंजाम क्या हुआ। तमाम लोग रात भर जागते रहे। फिर सुबह हो गई। शरदानी अपने मामूलात में मसरूफ नजर आए, लेकिन उन लोगों के साथ अब उनका रवैया बहुत सख्त हो गया। दिन के 10 बजे का वक्त होगा कि सिकंदर ने हरेंडा को अहाते में दाखिल होते हुए देखा। उसकी निगाहें इधर उधर कुछ तलाश कर रही थी। फिर सिकंदर को देखकर वह उसकी जानब बढ़ा और घुटनों के बल बैठकर उसने सिकंदर की बंदिशें खोल दी। सॉरी माय डियर, मुझे फुर्सत ही ना मिल सकी कि तुम्हारी खबरगिरी करता। मैंने तो ये भी सोचा था कि शायद तुम इस अफरा तफरी से फ़ायदा उठाकर इस शख्स की तरह निकल गए होगे जो हम लोगों के दरमियान से फरार हो चुका है। सिकंदर ने अपनी कलाइयाँ मसलते हुए कहा। नहीं मिस्टर हरेंडा, मैंने पहले भी कहा था कि तुम्हारी सकाफत के नक्श मेरे जहन पर इस कदर गहरे हैं कि मैं तुम्हारे बारे में इस अंदाज से नहीं सोच रहा जिस अंदाज से दूसरे लोग सोच रहे हैं। मैं तुम्हारे बारे में मज़ीद तहकीक चाहता हूँ। जिस शख्स ने यहाँ से फरार होकर दूसरों को अजाब में गिरफ्तार कर दिया, मैं उसे भी मुजरम नहीं गर्दानता। मौत के खौफ ने उसे इस हद तक कदम उठाने पर मजबूर किया, और जो कुछ तुमने उसके बाद किया उससे भी मुझे इख्तलाफ नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है तुम्हारे अपने कुछ नज़रियात हैं।
हरिंडा अजीब सी निगाहों से सिकंदर को देखने लगा। फिर उसने कहा, आओ मेरे साथ, मैं अपनी जमानत पर तुम्हारे लिए आसानियां फराहम कर सकता हूं, लेकिन अभी इन लोगों को आज़ाद कराना मेरे बस की बात नहीं। सरदार एरिश इंतहा पसंद आदमी है और उसकी नज़रियात मुझसे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। बहरतौर ये बातें बाद में होती रहेंगी। आओ यहाँ से निकलते हैं। उन लोगों के साथ अभी मजबूरन सख्ती ही जारी रहेगी उस वक़्त तक जब तक एरिश नॉर्मल ना हो जाए। सिकंदर ने एक निगाह दूसरों की जानब देखा। हालांकि वह जिस मंसूबे पर काम कर रहा था उसमें उसे मुकम्मल नाकामी हो गई थी और उस वाक़े के बाद इसके अमकानात नहीं रहे थे कि वो उन लोगों के लिए कुछ कर सके। लेकिन हरिंडा भी उससे दिलचस्पी लेने लगा था। चुनाचा सिकंदर के जहन में एक बार फिर उम्मीद की किरण रोशन हो गई। इस बार फिर हरिंडा उसे अपनी रिहाइश गाह में ले आया। वही मखसूस तर्ज की झोंपड़ी जैसी यहाँ चारों तरफ नजर आ रही थी। झोंपड़ी में और कोई नहीं था। हरिंडा ने उसे बैठने की पेशकश की और बाहर निकल गया। थोड़ी देर के बाद वो सिकंदर के लिए खाने पीने की अशिया ले आया। मैं कोशिश करूंगा कि दूसरे लोगों को भी कम अज कम खुराक जरूर मिल जाए, बल्कि मैं थोड़ी देर के बाद उनके हाथ खुलवा दूंगा, लेकिन पैर बंधे ही रहेंगे ताकि उनके फरार का खतरा दूर हो जाए। सिकंदर ने कोई जवाब नहीं दिया। हरिंडा फिर बोला, बराह करम खाओ, तुम मुझे बेहद पसंद आए हो और मैं तुम्हें अपना दोस्त तस्वर करता हूँ। शुक्रिया हरिंडा, इंसानों से नफरत करना हमने भी नहीं सीखा। हालांकि हमारी तुम्हारी मुलाकात अजीबो गरीब हालात में हुई, लेकिन मैं तुम्हारी अजीम मालूमात से और तुम्हारी शख्सियत से इतना मुतासर हुआ हूँ कि यहाँ से फरार का ख्याल भी मेरे जहन में नहीं आया। खैर छोड़ो इन बातों को, आओ तुम भी मेरे साथ शरीक हो जाओ। हरिंडा ने एक मजहबी इंसान की तरह खाने पीने में सिकंदर का साथ दिया। उससे फरागत हासिल करने के बाद उसने कहा, कल हमारी गुफ्तगू अधूरी रह गई थी। मैं तुम्हें अपने बारे में बताता रहा। बहरतौर मैं यहाँ आया जैसा कि मैंने तुम्हें एरिश के बारे में बताया। वो सुबारा और दरियाए गोंडा की साहली बस्तियों में लूट मार करके अपनी बस्तियों में रहने वालों का पेट भरता था, लेकिन उसके बाद हमारा ये कारोबार भी ख़त्म हो गया। पुलिस ने बड़े पैमाने पर रेड किया और हम लोगों को बेशुमार इंसानों का नुकसान उठाने के बाद जंगलों में पिस्पा होना पड़ा और हमने अंदरूनी इलाकों में छोटी छोटी बस्तियां आबाद कर ली और अब हमारे पास ज़रूरत ज़िंदगी हासिल करने का वो ज़रिया भी ख़त्म हो चुका। गोंडा की साहली बस्तियां पुलिस की तहवील में हैं। हमारे पास ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ नहीं है। ये सब नंगे भूखे हैं, जानवरों, फलों और पत्तों पर गुजारा करते हैं। हालांकि ये भी तुम्हारी महज़ब दुनिया की मानद इंसान ही हैं। हमें भी इस दुनिया में इंसानों की तरह जीने का हक हासिल है, लेकिन इंसान ही हमसे ये हक छीन चुके हैं। चुनाचा ये सारी कार्रवाई जो हुई वह महज़ब दुनिया के इंसानों से नफरत का नतीजा है और न जाने कब तक ये सब कुछ जारी रहेगा। सिकंदर पुरख्याल निगाहों से हरिंडा को देखता रहा। फिर उसने कहा, डियर मिस्टर हरिंडा, इन लोगों के दरमियान तुम्हारी हैसियत क्या है? मेरे दोस्त, यहाँ हसीयतों की कोई अहमियत नहीं। वैसे मैं एरिश का दस्ते रास्त कहा जाता हूँ। हालांकि एरिश से मुझे इत्तफाक नहीं है। मैंने बहुत सी तजावीज़ पेश की हैं इस दौरान, मगर एरिश कहता है कि महज़ब दुनिया में हमारा कोई मकाम नहीं और अगर हम उनके दरमियान पहुँचे तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ मौत दी जाएगी। मैं भी जानता हूँ कि ऐसा ही होगा। मेरी दिल्ली ख्वाहिश है कि जंगलों के ये इंसानों की मानद ज़िंदगी गुजारें। हम लूट मार तर्क कर सकते हैं अगर हमारे पेट भर जाएं। सिकंदर को यह सबसे मुनासिब वक़्त नज़र आया जब वो अपने मकसद का अजहार कर सके और उसने कहा, इन जंगलों में मैं तुम्हारे ये मसाइल कैसे हल हो सकते हैं मिस्टर हरिंडा? एक ही ज़रिया होता है, दौलत और सिर्फ दौलत। मैं महज़ब दुनिया में ज़िंदगी गुजारना जानता हूँ। हम इन जंगलों ही में अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ कर सकते हैं। खेती बाड़ी और वो तमाम काम जो महज़ब आबादियों में किए जाते हैं इन जंगलों में भी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें दौलत दरकार है। काश मैं उन लोगों को भी महज़ब इंसानों की मानद या कम अज़ कम इंसानों ही की मानद ज़िंदगी गुजारने का वसीला दे सकूँ। सिकंदर बेदस्तूर हरिंडा की सूरत देख रहा था। फिर उसने आहिस्ता से कहा, हरिंडा, तुमने ये नहीं पूछा कि हम लोग इन जंगलों में क्यों भटकते फिर रहे हैं? हरिंडा के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई और उसने कहा, मैं जानता हूं जब इंसान आसाइशों से उकता जाता है तो फिर वो अपने लिए ऐसे ही रास्ते तलाश करता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग इन जंगलों में एक अजीमोन शान खजाने की तलाश में हैं। हरिंडा ने सिकंदर की सूरत देखी। उसके चेहरे पर एकदम सनसी सी फैल गई।
फिर वह सराते हुए लहजे में बोला, खजाना? हाँ, एक अजीमो निशान खजाना, जिसकी वसअत नाकाबिले यकीन है और जिसके निशानात हमें मिल चुके हैं। क्या वो खजाना सुबारा के जंगलात में है? हरींडा ने पूछा। हाँ डियर हरिंडा, इसमें कोई शक नहीं। ओह, तब तो वो खजाना हमारा है, तुम्हारी दुनिया इसकी हकदार नहीं है। मिस्टर सिकंदर, वो खजाना हमारी मलकियत है। खजाना उसकी मलकियत होता है जो उसे हासिल कर ले। हम लोग यहाँ कई पार्टियों की शक्ल में आए हैं और ये पार्टियाँ एक दूसरे की दुश्मन हैं। जिन लोगों ने शरदानियों को हलाक किया वो हम नहीं थे, बल्कि वो दूसरी पार्टियां थी जो हमसे भी इसी तरह जंग करती आई हैं। अगर हम ये बात तुमसे कहते तो शायद तुम ना मानते, लेकिन अब चौंका तुमने मुझे दोस्ताना तौर पर गुफ्तगू करने का मौका दिया है तो मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूँ। जंगलों में कई पार्टियां हैं, उनमें हमारे भी कुछ आदमी हैं जो हमसे भटक गए हैं और ये सब इसी अजीम शान खजाने की तलाश में हैं। लेकिन खजाने के सही रास्ते मेरे साथियों को मालूम हैं। काश हम इस तरह ना भटकते और उन खजानों तक पहुंच जाते। हरिंडा का चेहरा सुर्ख हो गया, उसकी आंखें शीशे की गोलियों की मानद चमक रही थी। फिर उसने कहा, इसका मतलब है कि अगर वो खजाना हमारे हाथ लग जाए तो मेरी तमाम आरज़ुएं पूरी हो सकती हैं, लेकिन खजाने के रास्ते, उस तक पहुंचने का जरिया? हरिंडा, तुम अगर चाहो तो हम सौदा कर सकते हैं, बशर्ते कि खुद तुम्हारी अपनी ये ख्वाहिश हो। कैसा सौदा? खजाने तक पहुंचने के लिए हमें तुम्हारी मदद दरकार होगी। जो दूसरी पार्टियां उस खजाने की तलाश में भटक रही हैं, हम उन्हें नाकाम रखेंगे, बशर्ते कि हमारे साथ कुव्वत हो। खजाना हासिल कर लिया जाएगा और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा तुम्हें दिया जा सकता है। इस बात को यकीन कर लो, हरिंडा के जितना हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा उसे तुम यहाँ कई ममलकतें आबाद कर सकते हो। खजाना इतना ही बड़ा है। हरिंडा के असाब खशीदा नजर आ रहे थे, वह शदीद दोष के आलम था। उसने दांत भींचते हुए कहा, मुझे वो खजाना दरकार है, मैं वो खजाना हासिल करना चाहता हूँ। ये तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। मैं अपनी कौम को इस काबिल बना सकूं कि वो भी इंसानों की मानद जी सकें। उसके लिए एक इंसान की हैसियत से मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मेरे तमाम साथियों की ज़िंदगी बचनी चाहिए। अगर तुम इसे कोई फरेब तस्वर करते हो तो ये सिर्फ तुम पर मुनहसर है। इसमें कोई शक नहीं कि मैं भी अपने साथियों की मौत नहीं चाहता, लेकिन उसके अवज़ मैं तुम्हें इस अजीमो शान खजाने का बहुत बड़ा हिस्सा देने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम्हारा जहन गवाही दे तो मेरी इस पेशकश को कबूल करना, वरना ज़ाहिर है मैं तुम्हें किसी अकदाम से नहीं रोक सकता। हरिंडा गहरी निगाहों से सिकंदर का जायजा ले रहा था। फिर उसने सिकंदर के बाजू पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं दोस्त, ना जाने क्यों मुझे तुम पर एतमाद होता है, लेकिन ये सब इतना मुश्किल है मैं तुम्हें बता नहीं सकता। सरदार एरश इंतहा पसंद है, वो अपनी रवायतों से हटना नहीं चाहता। वो तुमसे इंतकाम लेने का ख्वाहां है और अगर मैं ये तजवीज़ उसके सामने पेश करूं तो वह सिर्फ और सिर्फ यही सोचेगा कि तुम अपने साथियों की ज़िंदगी बचाना चाहते हो और इस तरह हमारे जंगल से निकल जाने की फ़िक्र में हो। लेकिन मेरी सोच मुख्तलिफ है। मैं हर खतरा मूल लेने के लिए तैयार हूँ अगर मेरे साथियों को बेहतर ज़िंदगी मिल सके। लेकिन सरदार एरश, वो किसी कीमत पर यह बात नहीं मानेगा। लेकिन मैं इस सुनहरी मौके को हाथ से नहीं जाने दूंगा। मिस्टर सिकंदर, मुझे मशवरा दो कि इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। आखिरी बार तुमसे ये सवाल कर रहा हूँ मिस्टर हरिंडा, क्या तुम अपने एक ग्रोह के साथ हमारा साथ दे सकते हो? क्या तुम हम पर यकीन कर सकते हो? मैं ज़रा मुख्तलिफ फितरत का इंसान हूँ। जो फैसला कर लेता हूँ वो गलत हो या सही, उस पर कायम रहता हूँ और मैं तुम पर एतमाद कर चुका हूँ। तुम्हारे साथ हाथों अगर कोई नुकसान उठाया तो कोई बात नहीं, यही सोचूंगा कि बल आखिर जिंदगी इस अंदाज में ख़त्म होनी थी और अगर कुछ हासिल हो गया तो मेरी खुशियों का ठिकाना ना होगा। सिकंदर चंद लम्हात खामोशी से सोचता रहा। फिर उसने कहा, तो फिर ठीक है, सरदार एरश को तुम किस तरह तैयार कर सकते हो ये तुम्हारा अपना मसला है, लेकिन अगर तुम इन तमाम कोशिशों में कामयाब हो गए तो तुम्हें इन खजानों तक ले जाना मेरी जिम्मेदारी है। एरश नहीं डियर मिस्टर सिकंदर, इसकी ज़िंदगी में ये सब कुछ नामुमकिन है। अब एरश को मर जाना चाहिए, वाकई उसे मर जाना चाहिए। मैंने पहले भी बारहा ये बात सोची है कि वह मुझे अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ कभी नहीं करने देगा जो मैं अपनी कौम के लिए करना चाहता हूँ। और ये बात तुम बड़े एतमाद से कह रहे हो। जानता हूँ मैं,
कि तुम किसी भी तरह मेरे लिए नुकसानदार नहीं हो सकते। ठीक है मिस्टर सिकंदर, अब मैं तुमसे उस वक्त मुलाकात करूंगा जब अपने तमाम मसाइल पर काबू पा चुकूं। और सुनो, मैं तुम्हारे तमाम साथियों के हाथ खुलवाए दे रहा हूँ, उन्हें खुराक भिजवाता हूँ। बराह करम जिस तरह भी मुमकिन हो सके उस वक्त तक अपने साथियों में कोई इंतशार ना पैदा होने देना, जब तक मैं अपने मकसद में कामयाब ना हो जाऊं। सिकंदर ने गर्दन हिला दी। ठीक है। और दूसरी तरफ तारीकियां छट गई और रोशनी फैल गई। कर्नल ने आंखें खोलकर माहौल का जायजा लेना चाहा, लेकिन आंखों के सामने माहौल वाजे ना हो सका। एक धुंधलाहट सी छाई हुई थी। हवास कुछ और जागे तो कुव्वते शामा ने ख्वाब दिखाने शुरू कर दिए। ये गोश्त भुनने की खुशबू थी। कर्नल फिरोज, एक आवाज़ बहुत करीब से उभरी और कर्नल से जोर से आंखें बीच कर खोल ली। एक चेहरा निगाहों के सामने था, लेकिन नकूश नजर नहीं आ रहे थे। शायद मेरी बेनाई साथ छोड़ गई। कर्नल की भर्राई हुई आवाज़ उभरी। ओह नहीं, शदीद भूख ने ये कैफियत पैदा कर दी है। आओ मेरा सहारा लेकर उठो। नरम मुलायम हाथ ने कर्नल को सहारा दिया और कर्नल उठकर बैठ गया। सर चकरा रहा था। तुम बैठो, तुम्हारे लिए मैं गोश्त लाती हूँ। कर्नल बैठा रहा। अब धुंधलाहटें कुछ कम होने लगी, लेकिन उसका सर अब भी चकरा रहा था। आंखों के सामने तारे से नाच रहे थे। भूख वाकई शदीद हो चुकी थी। फिर उसके हाथों में गर्म गोश्त का टुकड़ा आ गया और कर्नल ने उसे दोनों हाथों में भींच लिया। भूख भी क्या चीज़ है, सारी तहजीब छीन लेती है और असलियत जागने लगती है। कर्नल गोश्त बम्बोड़ता रहा और मैदा वजनी होता गया। फिर उसे और गोश्त दिया गया, फिर पानी जो किसी बर्तन में ही था। अब तुम थोड़ी देर मजीद आराम करो, तुम्हारी हालत बेहतर हो जाएगी, उसी आवाज़ ने कहा और कर्नल लेट गया। नींद तो पूरी हो गई थी, लेकिन बदन उसी तरह बेजान हो रहा था जैसे तमाम कुव्वतें खत्म हो गई हों। दिमाग शदीद बोझल होता जा रहा था और फिर काफ़ी देर तक कर्नल फिरोज पर गनूदगी सी तारी रही। उसके बाद उसकी कैफियत बेहतर हो गई और वह उठकर बैठ गया। पुरसरार औरत थोड़े फासले पर बैठी हुई एक नोकदार पत्थर से जमीन पर लकीरें बना रही थी। कर्नल की आहट पर वो उसकी तरफ मतवज्जा हो गई और फिर अपनी जगह से उठकर उसके पास आ बैठी। उसने कर्नल को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे साथियों में राजदेव और सिकंदर भी थे ना? कर्नल हैरत से उछल पड़ा। फिर उसने कहा, हाँ वो मेरे साथ थे। उनके अलावा मेरा बेटा गज्जाल और चंद दूसरे अफराद भी थे। कंदील के बारे में मैं तुम्हें बता चुका हूँ। हम उसी लड़की के माजी का सुराग लगाने निकले थे। उनमें से चंद किसी खजाने के चक्कर में भी थे। हाँ, मैं उन्हीं के बारे में हिसाब लगा रही थी। वो सब जिंदा हैं जिनका ताल्लुक तुमसे है। उनमें तुम्हारा बेटा गज्जाल भी है और दूसरे भी जो सिर्फ खजाने के चक्कर में आए। सिर्फ उनके गिरोह के कुछ लोग हलाक हो गए हैं, बाकी सब जिंदा हैं। और कंदील, कर्नल ने पुरमसरत लहजे में पूछा। वो भी जिंदा है, लेकिन अपने दुश्मनों की कैद में। उन्होंने उसे सांपों की वादी में कैद कर दिया है, लेकिन उसका नाम कंदील नहीं, तश्ता है। तश्ता, क्या तुम उसके माजी के बारे में जानती हो? अफसोस, मैं तुम्हें इसका जवाब नहीं दे सकती। इसका राज इस जंगल की अमानत है। क्या ये मुअम्मा कभी हल हो सकेगा? ये जवाब भी मेरे लिए मुमकिन नहीं। इससे तुम्हारी जद्दोजहद के रास्ते बंद हो जाएंगे। लेकिन तुमने तश्ता के लिए जो कुछ किया है, उस पर लातादाद इंसान तुम्हारे एहसानमंद हैं। तुम उनकी निगाह में तश्ता के मुहाफ़िज़ हो और वह तुम्हें कदर मंज़लत की निगाह से देखते हैं। मैं तुम्हें किस नाम से पुकार सकता हूँ? एरा, उसने जवाब दिया। तुम कौन हो? कर्नल ने बेइख्तियार पूछा और वह मुस्कुरा दी। फिर उसने कहा, जो जान लो उसे गिरा में बांध लो, और जो ना जान सको उसके लिए तजस्सुस ना करो। वक़्त हर राज की अक़दा कशाई कर देता है और ये कहानी वक़्त की ज़बानी बेहतर लगती है। अभी तुम्हें कुछ और जदोजहद करनी है। ये तुम्हारे लिए भी ज़रूरी है और किसी और के लिए भी। मेरे सामने जदोजहद के रास्ते भी तो हों, कर्नल ने हैरत से कहा। हाँ, ये वक़्त का सच है। तब मैं आग के समुंदर में भी छलांग लगा सकता हूँ। मुझे बताओ, अब मुझे क्या करना है? हमें यहाँ से आगे का सफ़र करना होगा, लेकिन खुद को बदल कर। बहुत सी कठिन मंजिलें आएंगी, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा इल्म यही कहता है कि यह सफ़र अब तुम्हारे लिए मुश्किल ना रहेगा। मेरे साथ आओ, उसने कहा और उठ खड़ी हुई। कर्नल उसके साथ चल पड़ा था।
उस गार में चले जाओ, यहाँ तुम्हारे लिए लिबास भी है और बंदूक भी, जाओ तैयार होकर आ जाओ। उसने एक चट्टानी गार की तरफ इशारा करके कहा जो कुछ फासले पर था, और कर्नल खामोशी से उस तरफ बढ़ गया। उसने सच्चाई को मान लिया कि इन पुरस्रार जंगलों की कहानियां उसकी समझ में नहीं आ सकती। गार में एक शिकारी लिबास, एक अदद राइफल और उसका मैगजीन मौजूद था। नए लिबास ने जैसे कर्नल को नई जिंदगी दी। ये लिबास उसके बदन पर इसी तरह आया जैसे उसके लिए ही तैयार किया गया हो। वो बाहर निकला तो एक और हैरत अंगेज मंजर उसका मुंतजिर था। एरा दो घोड़ों की लगामें थामे खड़ी थी। उसका लिबास भी बदल गया था। बाल जूड़े की शक्ल में बांध लिए गए। वो जदीद जमाने की कोई औरत मालूम हो रही थी। कर्नल को देखकर वो मुस्कुराई और बोली, क्या मैं तुम्हारी जदीद दुनिया की कोई फर्द नहीं मालूम हो रही? 100%। लेकिन क्यों? कर्नल ने सवाल किया। हमें जिन रास्तों पर आगे बढ़ना है वो पुरखतर हैं, और वहां मेरा पहचान लिया जाना खौफनाक होगा। इसलिए मैंने ये रूप बदला है। अब तुम एक शिकारी की हैसियत से सफर करोगे और हमारे लिए कोई मुश्किल पेश आए तो यही कहोगे कि तुम शिकारी हो और जंगलों में रास्ता भटक गए हो। ठीक है। कर्नल ने गर्दन हिला दी और एरा उसे इशारा करके घोड़े की तरफ बढ़ गई। और तीसरी तरफ अगर चांदनी ना होती तो शायद गज़ाल नुकसान उठा जाता और शायद कोई बड़ा हादसा हो जाता। लेकिन चट्टान से छलांग लगाने वाले के साये ने गज़ाल को होशियार कर दिया और उसने फौरन ही आगे छलांग लगा दी। नीचे कूदने वाले के हाथ में चाकू था और वो हडसन के अलावा कोई और ना था। हडसन ने पांव जमाकर दूसरी छलांग लगाई और गज़ाल को फिर संभलना पड़ा, लेकिन इससे ज्यादा बर्दाश्त करना मुमकिन ना था। हेडसन की तीसरी छलांग के लिए वो पूरी तरह तैयार था और इस बार हेडसन उस पर आया तो गज़ाल ने जगह ना बदली। अलबत्ता उसका ताकतवर घौंसा हेडसन के पेट पर पड़ा और हेडसन की तकलीफ की वजह से उसकी सांस बंद हो गई और वो कर्ब से झुका झुका कई कदम आगे बढ़ गया। अकब से गज़ाल की लात उसके कोल्हों पर पड़ी और वो कलाबाजी खाकर चेत हो गया। चाकू अभी तक उसके हाथ में दबा हुआ था। गज़ाल ने आगे बढ़कर उसके चाकू वाले हाथ पर पांव मारा। हेडसन के हलक से कराह निकल गई, साथ ही चाकू भी उसकी मुट्ठी से निकल गया। उन 2-3 ज़रबों ने ही हेडसन के कस बल निकाल दिए, लेकिन गज़ाल उसका सारा हिसाब चुका देना चाहता था। उसने झुककर हेडसन के बाल पकड़ लिए और उसे जमीन से उठाकर एक और लात उसके शाने पर रसीद की। हेडसन ने कई पलटियां खाईं और उसका चेहरा जमीन से रगड़ गया। गज़ाल आगे बढ़ा तो हडसन के हलक से खौफ से भरी हुई आवाज उभरी, नहीं नहीं, प्लीज नहीं, रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। वो दहशत भरे अंदाज में पीछे हटने लगा। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त हो गया या मजीद ओवरहालिंग की जरूरत है? गज़ाल ने कहा। रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ, हेडसन लिहाजत से बोला और गज़ाल रुक गया। हेडसन बुरी तरह हाँप रहा था। वो बार बार पेट पकड़ रहा था। गज़ाल का घौंसा कुछ ज्यादा ही सख्त हो गया था। तुम मुझे कत्ल करना चाहते हो ना हेडसन? गज़ाल ने सवाल किया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। और उसके लिए तुम उस वक्त भी नेजा फेंक कर कोशिश की थी, क्यों? सफीना के लिए ना? क्या मैंने तुमसे पहले रोज ही ना कहा था कि मुझे इस लड़की से कोई दिलचस्पी नहीं? वो खुद बार बार मेरे रास्ते रोकती है और मैं उसे सिर्फ एक हम सफर की हैसियत देता हूँ। इससे ज्यादा वो मेरे लिए कुछ नहीं, क्योंकि मैं किसी और को चाहता हूँ और जिसे मैं चाहता हूँ वो मेरी बीवी है। वही मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है, समझे हेडसन? मगर तुम बद करदार हो। तुमने मुझ पर यकीन नहीं किया। और सुनो हेडसन, इस वक्त मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, लेकिन आखिरी बात, इसके बाद इन जंगलों में कोई कानून लागू नहीं हो सकता। तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। जाओ, ख्याल रखना, तुम्हारी दूसरी कोई कोशिश तुम्हें जिंदा ना रहने देगी। गज़ाल ने चाकू बंद करके जेब में रखा और वहां से वापस अपने ठिकाने पर पहुंच गया। फिर वो राजदेव के पास लेट गया। दूसरी सुबह हस्बे मामूल के मुताबिक थी। जरूरिया से फारिग होने के बाद सफर शुरू कर दिया गया। लुइस डी पार्लो इस दौरान राजदेव से मुसलसल उसी सफर के बारे में बातें करता रहता था। उसका कहना था कि दरिया के किनारे सफर करके वो बल आखिर उसी जगह पहुंच जाएंगे जहां से वो दरिया की एक झाड़ी के साथ साथ घूम जाता है और उसके बाद वापसी के रास्ते आसान हो जाएंगे। राजदेव का मकसद कुछ और था।
वो सिर्फ अपने साथियों को तलाश करना चाहता था। उस सफ़र के दौरान उसकी आंखें मुसलसल उन्हें तलाश करती रहीं। ये उस सफ़र की चौथी रात की बात है। अभी रात की इब्तिदा ही हुई थी, लेकिन चांद निकल आया था और पहाड़ों में रोशनी फैली हुई थी। पार्लो के एक साथी ने अचानक पार्लो के पास आकर कहा, मिस्टर लोइस, उधर चट्टानों के पास कोई मौजूद है। राजदेव भी इस वक्त पार्लो के पास मौजूद था। कहाँ? पार्लो ने पूछा। वो जो दो चट्टानें जुड़ी नजर आ रही हैं, उनकी दूसरी तरफ। कौन है वो? क्या कहा जा सकता है? हमारा कोई साथी तो उस तरफ नहीं निकल गया। हमारे तमाम साथी मौजूद हैं। गौर कर लिया, कोई इंसान ही है। हाँ मिस्टर पार्लो, उसे वादे तौर पर देख लिया गया है, पार्लो के साथी ने जवाब दिया। आइए मिस्टर, आज देखें। सुने, दो दो आदमी तीन सिमतों से चलो, उसे घेरना है। पार्लो के साथियों ने गर्दन हिला दी और फौरन ही उसकी हदायत पर अमल शुरू हो गया। पार्लो खुद राजदेव के साथ सामने की सिमत से चल पड़ा था। रास्ते में लोइस ने कहा, वो कौन हो सकता है? ये तो देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है। हो सकता है कोई श्रद्धानी हो सकता है गार्सा के साथियों में से कोई। श्रद्धानी? लोइस खटक गया। हाँ, ये बात खारजे अज़मकान तो नहीं। ये तो बहुत खतरनाक बात है। श्रद्धानी अकेले नहीं होते, जरूर उनका गिरोह आस पास मौजूद होगा। हो सकता है ये शख्स मसला हो, और ये भी हो सकता है कि वो हमारी ही निगरानी कर रहा हो और श्रद्धानी हम पर हमला आवर होने का प्रोग्राम बना रहे हों। लोइस के लहजे से खौफ झलक रहा था। सब कुछ हो सकता है मिस्टर लोइस, और हर हालत में हो सकता है। हमें हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन लोइस ने हचकचाते हुए कहा, देखना तो है कि क्या किस्सा है। अगर वो श्रद्धानी है तो हम पर हमला करेंगे, कोई और है तो सामने आ जाएगा। राजदेव ने मुसलसल आगे बढ़ते हुए कहा। लोइस खौफ के आलम में उसका साथ दे रहा था। दूसरी तरफ उसके साथी भी मसरूफ़ अमल थे। ये लोग अभी जड़ी हुई चट्टानों के पास पहुंचे भी न थे कि कुछ आवाज़ें सुनाई दी और लोइस घबरा कर रुक गया। लेकिन फिर उसके साथियों की आवाज़ें सुनाई दी। हमने उसे पकड़ लिया है मिस्टर लोइस, हमने उसे पकड़ लिया है। लोइस ने ये अल्फाज समझ कर आगे कदम बढ़ाए। वो एक ही आदमी था और पार्लो के 6 साथी उसे दबोचे हुए थे। राजदेव की नज़रें दूर दूर तक भटक रही थी, लेकिन कुर्बो जवार में कोई मौजूद ना था। छोड़ो, इसे छोड़ दो। राजदेव ने आगे बढ़कर गिरफ्तार शुदा शख्स को उनके चिंगल से छुड़ाया और फिर बगौर उसे देखने लगा। ये शख्स सफ़ेद फाम था और बदहवास नजर आ रहा था। पार्लो के हलक से आवाज़ निकली, माइकल। ओह मिस्टर लोइस, ये मैं ही हूँ, इस शख्स ने भर्राई हुई आवाज़ में कहा। गार्सा कहाँ है? पार्लो ने पूछा। मैं मर रहा हूँ, कई दिन से भूखा हूँ, मैं मर जाऊंगा मिस्टर लोइस, बराह करम मेरी मदद करो, मैं सब कुछ बता दूंगा, मैं बिल्कुल तनहा हूँ, मेरी मदद करो। चलो, इसे ले चलो, राजदेव ने कहा और पार्लो के शानों पर हाथ रखकर बोला। फिलहाल हमें उसकी मदद करना पड़ेगी कि गार्सा के बारे में मालूमात हासिल हो सके, ये ज़रूरी है। लोइस ने गर्दन हिला दी और वहाँ से वापस चल पड़े। रास्ते में राजदेव ने लोइस से पूछा, ये एडमंड गार्सा का साथी है? हाँ, मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ, गार्सा का वफादार कुत्ता। मगर ये तनहा क्यों है? इससे हमें बेहतरीन मालूमात हासिल हो सकती हैं, इसलिए तुम इसके साथ कोई सख्ती नहीं करोगे। लोइस ने कोई जवाब नहीं दिया। माइकल को खुराक दी गई और वो खा पीकर नडाल हो गया। दूसरी सुबह ही उसकी हालत इस काबिल हो सकी कि उससे मालूमात हासिल की जाएं। माइकल ने कहा, गार्सा अब श्रद्धानियों का कैदी है, उसके साथ दूसरी पार्टी के लोग भी हैं। राजदेव पार्टी के लोग? क्या? राजदेव उछल पड़ा। गजाल का चेहरा भी सुर्ख हो गया। हाँ, वो सब मौत के रास्ते पर चल पड़े हैं, उनकी जिंदगी मुश्किल है। मैंने जान की बाजी लगा दी थी और फैसला किया था कि श्रद्धानियों के हाथों मरना ही है तो उनकी कैद में नहीं मरूंगा, बल्कि फरार की कोशिश करके मरूंगा। मैं उनकी बस्ती से, उनकी कैद से निकल भागा। उन्होंने बहुत दूर तक मेरा पीछा किया, लेकिन मैं उनके चुंगल से निकलने में कामयाब रहा। गार्सा श्रद्धानियों की कैद में कैसे चला गया? ये सवाल लोइस ने ही कर डाला। जो अब में माइकल ने यह कहानी उस वक्त से सुनाई जब चट्टानी मोड़ से श्रद्धानियों ने राजदेव पार्टी का पीछा किया और गार्सा ने उन लोगों की मदद की। फिर सिकंदर और गार्सा मिल गए और यकजा होकर आगे बढ़े, यहाँ तक कि एक रात श्रद्धानियों ने चालाकी से उन पर हमला करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और उसके बाद माइकल ने श्रद्धानी बस्ती के हालात और उनके अज़म के बारे में बताया। पार्लो के रोंगटे खड़े हो गए। उसने थूक निगलते हुए कहा,
तो इस तरह वो लोग उनके अज़ा हासिल करेंगे। हाँ, उनके सरदार का यही फैसला है और हमारा एक साथी उनका शिकार हो चुका है। वो शरदानी बस्ती यहाँ से कितने फासले पर है? लोइस ने घबराते हुए अंदाज में पूछा। ये दरिया यहाँ से कुछ आगे चलकर दो शाखों में बट जाता है। उसकी बाईं शाख के साथ चलते हुए वो बस्ती आ जाती है और दाईं शाख उसी रास्ते पर जाती है जिधर से हम लोग आए थे, माइकल ने जवाब दिया। राजदेव शायं शाख, लोइस बोला। मैंने कहा था ना कि इससे कोई फायदा ही हासिल हो सकता है, राजदेव ने कहा। लोइस देर तक माइकल से बातें कर रहा था, फिर उसने कहा, तुम क्या चाहते हो? काश जिंदगी में एक बार उस मनहूस जंगल से निजात मिल जाए, सिर्फ एक बार। मैं हमेशा आपका एहसानमंद रहूंगा मिस्टर लोइस। खजाने के लालच में हम सब ने अपनी जिंदगियों से मजाक किया है। ये मजाक कितना खौफनाक है। चलो सफ़र की तैयारियां करो। हमें उस दो शाखे से निकल जाने के लिए सख्त मेहनत करना होगी। हमें वापसी का रास्ता नज़र आ गया है, लोइस ने कहा और सब तैयारियां करने लगे। ये सफ़र आज तक के सफ़र से 2 गुना तेज़ रफ्तार ही था और आम दिनों की निस्बत कई गुने घंटे मजीद जारी रहा। रात को 10 बजे के करीब क़याम किया गया। हर शख्स थटकन से नढाल हो गया। उल्टा सीधा खा पीकर सब लंबे हो गए। गजाल इस दौरान खास तौर से हेडसन का जायजा लेता रहा। हेडसन शर्मिंदा शर्मिंदा सा था और उसने गजाल से आंखें नहीं मिलाई। पता नहीं उसकी सोच क्या थी। राजदेव गजाल के पास ही लेट गया। जब चारों तरफ खामोशी छा गई तो राजदेव ने सरगोशी के अंदाज में गजाल को आवाज़ दी। सो गए गजाल? नहीं अंकल, तुमने पूरी कहानी सुनी? हाँ, गजाल आहिस्ता से बोला। सिकंदर और हमारे दूसरे साथी जिंदा हैं। ये खबर हमारे लिए किसी कदर मुसर्रत अफजा है। वो शरधानियों की कैद में हैं। ये इत्तला परेशान कुन है, लेकिन हम उन्हें मरने के लिए तन्हा छोड़ देंगे? क्या उम्दा बात है कि अगर इस जदोजहद का अंजाम मौत है तो हम सब साथ ही मरेंगे। तुम मुझसे मुतफिक हो गजाल? आप मुझसे सवाल कर रहे हैं अंकल? हाँ, मुझे ये सवाल नहीं करना चाहिए था। खैर छोड़ो। माइकल ने जिस 2 शाखे का हवाला दिया है वहाँ पहुंचकर हम खामोशी से उनसे जुदा हो जाएंगे और बाईं सिमत चल पड़ेंगे। जाहिर है माइकल हमारी रहनुमाई नहीं करेगा और वो उन लोगों में वापस नहीं जाएगा। ताहम शरदानी बस्ती तलाश करने में हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इस जद्दोजहद में मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ दोस्तों। एक और सरगोशी सुनाई दी और ज़बान उर्दू ही की थे। वो दोनों शशदर रह गए। उनकी गर्दनें एक साथ घूम गईं। वो प्रोफेसर हशमत बे था, खुश मजाज और सपाट चेहरे वाला हशमत, जिसने उस दौरान में एक बार भी उनसे गुफ्तगू नहीं की थी और ख़ुद को लिए दिए रहता था। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि वो उनके कितना करीब है। वो एक पत्थर की ऊँट में था और पत्थर उनके सरहाने था, जिसकी वजह से वो उसे नहीं देख सके। और फिर ये अंदाज़ा भी ना था कि लोइस के गिरोह में कोई उर्दू दां भी मौजूद है। हशमत भी उनके करीब खिसकाया। उसने कहा, हैरान होने की ज़रूरत नहीं, मैं दुनिया की 6 ज़ुबानें बोल सकता हूँ। मुझे माफ़ करना, मैंने बिल्कुल नादानिस्तगी में तुम्हारी गुफ्तगू सुनी है, लेकिन मेरी खुशबख्ती है कि मैं इस वक्त यहाँ मौजूद था। अब क्या कहना चाहते हैं प्रोफेसर हशमत बे? राजदेव ने पूछा। इसके लिए तफसील ज़रूरी है मिस्टर राजदेव। मुझे गारसा ने ख़जाने के हवाले से बुलाया था और भरपूर तफसील से मुझे उसने नक्शे वगैरह की कहानी सुनाई और हम इन जंगलों में निकल आए। लेकिन गारसा के अंदर रफ्ता रफ्ता जनून पैदा हो गया और मैं इस ख्याल के साथ लोइस के हमरा निकल गया कि किसी मुनासिब जगह लोइस का साथ छोड़ दूंगा। नक्शा मेरे जहन में महफूज है और मैं इन निशानात पर सफ़र कर सकता हूँ, मगर मैंने अंदाज़ा लगाया है कि हम तनहा कुछ नहीं कर सकते। मुझे ये भी इल्म है कि तुम लोग भी इसी मकसद से निकले हो और अब माइकल की ज़ुबानी ये तफसील सुनकर मैंने फ़ैसला बदल दिया है। मैं तुम दोनों की बातें सुन चुका हूँ और इस जद्दोजहद में तुम्हारा साथी बनना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि हालात ने तुम्हारे साथियों को गारसा तक पहुँचा दिया है, वरना तुम लोग उससे ताउन ना करते। हम आर्जी तौर पर मिलकर काम करते हैं। अगर शरधानियों के चुंगल से निकल गए तो गारसा से अलहदा हो जाएंगे, बसूरत दीगर जो भी होगा। लोइस के साथ फरार होने की वजह से गारसा तुम्हारा दुश्मन बन गया होगा प्रोफेसर। मुझे इस बात से महफूज रखने की जिम्मेदारी तुम्हें लेना होगी। राजदेव ने गजाल की तरफ देखा तो गजाल ने कहा,
हमें मंजूर है प्रोफेसर। शुक्रिया, मुझे यकीन था और इत्मीनान रखो मैं तुम्हारे लिए इंतहाई कार आमद साबित हूँगा अगर हमारा ये सफ़र इसी रफ्तार से जारी रहा जिस रफ्तार से आज का सफ़र हुआ है। तो कल शाम तक हम उस जगह होंगे और कल ही रात हमें उन लोगों से अलग हो जाना चाहिए। इस सिलसिले में कोई ख़ास तैयारी करनी होगी? बिल्कुल नहीं, बस एहतियात से निकल जाना होगा। मेरे साथ मेरी बेटी सफ़ीना होगी और बस, लेकिन मैं उसे भी कुछ नहीं बताऊंगा। किसी और को शरीके राज करना खतरनाक होगा। ओके प्रोफेसर, हम तैयार हैं। प्रोफेसर ने एक बार फिर उनका शुक्रिया अदा किया और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता खिसकता हुआ उनसे दूर चला गया। उसने उसी वक़्त से एहतियात शुरू कर दी थी। सॉरी अंकल, मगर आप मुझसे मुत्तफ़िक ज़रूर होंगे। अगर हम इस बात को तस्लीम ना करते तो ये हमारा मुखालिफ भी हो सकता था और लोइस को हमारे इरादे से बाखबर कर सकता था। हाँ, मैं समझ गया था, राजदेव ने कहा। Come and fly away with me. Come and fly away.